शुरुआत बड़ी खबर के साथ कानपुर से खबर, जहां हयात जफर का बिल्डर हाजी वसी के साथ कनेक्शन मिला है। यहां पुलिस का दावा है कि हाजी वसी है हयात का मुख्य फाइनेंसर। मुख्य केस में हाजी वसी को आरोपी न बनाए जाने पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि हाजी वसी के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही चमनगंज थाने में अवैध निर्माण को लेकर 4 मुकदमे दर्ज हुए थे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां एक बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर से खबर है, हयात जफर का बिल्डर हाजी वसी के साथ कनेक्शन मिला है और पुलिस का दावा है कि हाजी वसी हयात का मुख्य फाइनेंसर है। और रतीश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। रतीश, ये किस तरह से कनेक्शन मिला है और इससे क्या साफ होता है? देखिए, कानपुर हिंसा और बवाल का जब मामला हुआ तो उसमें ये तथ्य खोजे जाने लगे कि आखिरकार फंडिंग कहाँ से हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ एक साथ ले आई गई और कोई बंदी का कॉल देने के बाद हयात जफर हाशमी ने इसकी बंदी वापस ले ली थी। बावजूद इसके पैसा कहाँ से आया, जब ये फंडिंग के बारे में पड़ताल पुलिस ने शुरू की, SITs ने शुरू की, तो उसके बाद ये पता चला कि मोहम्मद हाजी वसी जो है वो इसके पीछे है। और पुलिस ने इस बात को माना भी। पुलिस ने इस बात को मानते हुए हाजी वसी की कई बिल्डिंग्स पर KDA द्वारा कार्रवाई कराई, बुलडोजर चलवाया और उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई भी कराई है। अनुमान ये है कि कानपुर शहर में करीब 30 से ज़्यादा जो इमारतें हैं बन रही हैं और या बन चुकी हैं, उनमें से कुछ 100 करोड़ के आसपास की अनुमानित कीमत है। हाजी वसी का कारोबार काफ़ी बड़ा है और बहुत बड़ा एम्पायर है। और हयात जफर हाशमी जो मास्टरमाइंड कानपुर हिंसा मामले का है, उसे फंडिंग की ये बात हम नहीं कर रहे, अब पुलिस कह रही है और पुलिस के दस्तावेज कह रहे हैं। पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें साफ तौर पे माना कि हयात जफर हाशमी का मुख्य फाइनेंसर जो था वो मोहम्मद हाजी वसी रहा है। और हाजी वसी के साथ ही जब इतनी बड़ी बात पुलिस ने कह दी, लेकिन अभी तक उसे आरोपी नहीं बनाया गया है। ये सवाल उठ रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर, इससे सवाल उठता है। 3 दिन पहले जब ये बात मान ली गई, जांचोपरांत ये निकल करके आ गया कि हाजी वसी भी आरोपी है, तो उसे मुख्य केस में आरोपी नहीं बनाया जा रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है। 4 FIR कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से हाजी वसी के खिलाफ कराई गई हैं चमनगंज थाने में। बावजूद उसके फिर भी हाजी वसी को छोड़ रखा गया है। तो पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में अब बोलना ही बंद कर दिया है। हम कभी किसी बात पर बात करने की कोशिश करते हैं, तथ्य जानने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस ऑफिशियली बात करने को तैयार नहीं है। पुलिस लगातार अगर शहर काजी की बात की जाए हाजी अब्दुल कुद्दूस वाले मामले की, तो उस पर भी एक तहरीर दी गई, लेकिन उस पर भी मामले में लीपापोती कर दी गई, कोई केस दर्ज नहीं किया गया। तो ये जो पूरे घटनाक्रम घट रहे हैं हाजी वसी को लेकर के, अब्दुल कुद्दूस को लेकर के, तमाम लोगों को लेकर के पुलिस अब निष्क्रिय नजर आती है। और निष्क्रियता इस तरीके की है कि 56 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। कुल 40 लोगों के पोस्टर यानी 40 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए गए थे, उनमें से भी 6 लोग चिन्हित हुए और बाकी अभी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं। पुलिस का जो पूरा फोकस है वो ये है कि 2 दिन बाद जो जुमा है वो शांतिपूर्वक निपट जाए, क्या उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि पुलिस के अधिकारी जो है इस बात पर जुटे हुए हैं कि कैसे शुक्रवार को जो जुमे की नमाज है उसको शांतिपूर्वक बिल्कुल संपन्न कराया जाए। लेकिन इस सब के बीच हाजी वसी एक ऐसा व्यक्ति निकल करके आया है जिसे पुलिस के अधिकारी भी फाइनेंसर मान रहे हैं, मुख्य फंडिंग कर्ता मान रहे हैं। बावजूद इसके 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उस पर कोई शिकंजा क्यों नहीं कसा गया है? ऐसे में सवाल खड़े होने लाजमी है रतीश, जो सवाल महत्वपूर्ण ABP गंगा उठा रहा है, हमारे दर्शक उन्हें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इस पर कोई स्पष्ट जवाब पुलिस की तरफ से नहीं मिल रहा। रतीश, आप जानकारी इसी तरह लगातार आगे भी देते रहिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। कानपुर हिंसा में उन्नाव से लाई गई भीड़ को लेकर जब भाजपा सांसद साक्षी महाराज से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर यूपी में शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर चलेगा। तो कुछ लोग इसमें विष घोलना चाहते हैं, अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि सुनियोजित तरीके से देश में जगह जगह पत्थरबाजी, और हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। इधर भाजपा पर हमलावर होते हुए अखिलेश यादव ने किया है भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर को कानून और संविधान ही रोकेगा। जिस घर पर बुलडोजर चलाया है उस घर पर पहले नगर निगम के टैक्स दिए जाते थे, आखिरकार टैक्स क्यों लिए जा रहे थे? और ये बड़ा संकट है दुनिया में, हमारे देश का कितना नाम बदनाम हो रहा है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। आगे कहा कि आप बुलडोजर
किसी पर भी चला देंगे, किसी का भी घर गिरा देंगे। इस अयोध्या में भी राजा होंगे, उनसे पूछो क्या उनके महल के कागज हैं? बड़े बड़े राजाओं के महल के कागज नहीं हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर नक्शा पास नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव ने भाजपा पर यह बड़ा वार बोला। ये भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर को संविधान और कानून ही रोकेगा, और जिस घर पर बुलडोजर चलाया है उस घर में पहले नगर निगम के टैक्स दिए जाते थे, तो आखिरकार सरकार टैक्स क्यों ले रही थी? और सुनने में ये आ रहा है, कागजों पे ये बातें हैं कि जिन पर आरोप है उनके नाम पे घर ही नहीं था, उनकी पत्नी के नाम पर था। अब सवाल ये है कि क्या सरकार अपनी गलती स्वीकार करेगी, और क्या जिन अथॉरिटीज ने उस पर बुलडोजर चलाया है क्या वो घर बना करके देंगी? कि ये मामला कोर्ट में भी है और कोर्ट में भी इस मामले में कई लोगों ने याचिका डाली हुई है। फिलहाल एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली के बदरपुर थाना क्षेत्र इलाके में एक टैंकर ने कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में टैंकर लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। ये घटना कल की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया है। आप देख सकते हैं एक बाजार है जिसमें काफी भीड़ है और तेज रफ्तार में यहां टैंकर लोगों को कुचलता हुआ, टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज की हैं, जहां आप देख सकते हैं कल ये जो हादसा हुआ था, कई लोग इसमें घायल हुए। इसकी अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक टैंकर तेज रफ्तार में आगे बढ़ जाता है, लोगों को टक्कर मारते हुए ये सीधा निकल जाता है और इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। कल ये हादसा हुआ था और आज इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अविनाश हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अविनाश, क्या कारण यहाँ बताया गया? वाहन पर नियंत्रण नहीं था, तेज रफ्तार थी इस वाहन की, क्या पता चला इसका कारण? जी अविनाश, सीसीटीवी निकल कर आया है। इसके बाद जो टैंकर है उसकी तलाश अब की जा रही है। टैंकर में अगर बात करें तो कौन चला रहा था, क्या कुछ कारण रहा है, इसको बारे में लेकर अभी दिल्ली पुलिस तलाश करे, क्योंकि टैंकर सहित चालक फरार है और अभी उस ड्राइवर की तलाश की जा रही है जो टैंकर चला रहा था, और साथ में उस टैंकर की भी तलाश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर बात करें तो 7 से 8 लोग कुल घायल हुए हैं। जिस तरीके से ये पूरा टैंकर कई लोगों को जो है रौंदते हुए, कई लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ रहा था, लिहाजा अब इसकी तलाश की जा रही है। अभी सीसीटीवी फुटेज बाहर निकल के आया है, दिल्ली पुलिस भी अब उस टैंकर की तलाश कर रही है। जी, और उनकी स्थिति क्या है जो इस हादसे में घायल हुए? अविनाश देखिए, अगर जो बात करें तो कई लोग इसमें मामूली रूप से चोटिल हुए हैं, 1-2 लोगों को गंभीर चोट आई है, उनका इलाज अभी चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने उन तमाम लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं और उन्हीं के बयान पर अब FIR दर्ज करके उस टैंकर की तलाश की जा रही है। ठीक, धन्यवाद इस जानकारी के लिए अविनाश। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली के बदरपुर थाना क्षेत्र इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां कल ये हादसा हुआ था। एक टैंकर लोगों को टक्कर मारते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैसे आगे बढ़ता चला गया, ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। कल यह हादसा हुआ था, 6 से 7 लोग इसमें घायल हुए, कुछ को मामूली चोटें आई हैं तो कई की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। फिलहाल सभी का इलाज जारी है और ये टैंकर ड्राइवर अभी तक फरार है। बढ़ते हैं आगे, रायबरेली से बड़ी खबर, जहां चोर को ग्रामीणों ने तालिबानी सजा दी। यहां मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को पेड़ से बांध दिया गया और पेड़ में बंधे युवक ने चोरी के जुर्म को स्वीकार किया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डी थाना क्षेत्र के भीरा मोहल्ले कस्बे का ये मामला है। मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को पेड़ से बांध दिया गया। पेड़ से बंधे इस युवक ने अपनी चोरी का जुर्म कबूल कर लिया है। तो ये अब वीडियो सामने आया है, जहां पेड़ से बांधे गए इस शख्स पर आरोप है कि इसने इलाके में एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी किया था। लोगों को इसकी भनक पड़ी, इसे पकड़ा गया और उसके बाद बीच गांव में इसे पेड़ से बांध दिया गया। और आप देख सकते हैं, इससे मारपीट कर पूछा गया कि क्या इसने मोबाइल चुराया है और इस दौरान इसने हामी भी भर ली कि हाँ, इसी ने चोरी कर दी है, इसी ने चोरी की है। फिलहाल पुलिस को इस व्यक्ति को सौंप दिया गया है और इस पूरी तालिबानी सजा का वीडियो वायरल हो रहा है। सवाल ये उठते हैं कि जब ऐसे मामले आते हैं तो आखिर पुलिस तुरंत एक्शन में क्यों नहीं आती है, क्यों पहले
भीड़ सजा सुनाती है, पहले भीड़ सजा देती है और उसके बाद ये कानून के हाथ में मामले जाते हैं। रायबरेली की ये तस्वीर है। चोर को ग्रामीणों ने ये तालिबानी सजा दी है। मोबाइल चोरी के आरोप में घंटों तक इस व्यक्ति को पेड़ से बांधे रखा गया। हालांकि मारपीट के बाद इस युवक ने स्वीकार किया कि किसी ने मोबाइल चोरी किया था और अब इस सजा का, इस तालिबानी सजा का वीडियो वायरल हो रहा है। डी थाना क्षेत्र के भीरा मोहल्ले कस्बे का ये मामला है। दिन दहाड़े इस व्यक्ति ने एक शख्स का मोबाइल चोरी किया था, ये इस पर आरोप लगा है। फिलहाल इस व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया गया है। पंकज हमारे संवाददाता जुड़े हैं। पंकज, पुलिस का क्या कहना है अभी इस मामले में? पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया और चूंकि पहले भी ये चोरी कर चुका है, चोरी के आरोप में लोगों ने इसको पकड़ा भी था और आज भी ये मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने इसको पकड़ा और इसको तालिबानी सजा दी। पेड़ में बांधकर लोगों ने इसकी पिटाई भी की है और जब इससे बातचीत की गई तो इसने स्वीकार किया कि हाँ, हमने चोरी की थी और मैं चोरी की तलाश में मैं यहाँ पे चोरी करने के लिए मैं यहाँ आया था। हालांकि पहले ये बहाना बनाता रहा कि मैं ससुराल आया हूँ और इस तरह लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया इसने, लेकिन जब लोगों ने इसकी पिटाई की और सच्चाई पूछा रिकॉर्डिंग के तहत तो इसने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने पहले साइकिल चुराया था और मोबाइल जो है वो मैं चोरी करने की नियत से मैं यहाँ पे आया था। इस तरह पुलिस जो है इसको जो विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। और पंकज, जहाँ पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई करेगी और किस अंजाम तक पहुंचती है देखना होगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे। मौलाना तौकीर रजा ने फिर से भड़काऊ बयान दिया है। बैठक के दौरान मुसलमानों से आवाज उठाने की अपील की है। यहां मुसलमानों को घरों से निकलने की उन्होंने अपील की है। अपनी आवाज उठाने के लिए मुसलमान भाइयों से ये अपील की गई है मौलाना तौकीर रजा की ओर से। एक बार फिर से उनका ये बयान सामने आया है। एक बैठक बुलाई जिसमें मुसलमानों से अपनी आवाज उठाने की अपील की गई है और घरों से निकलने की अपील भी इसमें शामिल है। क्या बैठक में उन्होंने कहा, सुनिए। हिंदुस्तान के हर जिले में अपनी अपनी जिम्मेदारी लीजिए, एक कमेटी तैयार कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। एक ही दिन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर आएंगे और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। हिंदुस्तान के हर जिले में अपनी अपनी जिम्मेदारी लीजिए, एक कमेटी तैयार कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। एक ही दिन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर आएंगे और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। तो सुना आपने, ये मौलाना तौकीर रजा है। इससे पहले भी इसी तरह के बयान ये दे चुके हैं। एक और ये भड़काऊ बयान सामने आया है जहां बैठक के दौरान आपने सुना किस तरह से मुसलमानों से जेल भरो आंदोलन चलाने, सड़कों पर उतरने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुसलमानों से सड़कों पर आने और गिरफ्तारी देने की अपील ये कर रहे हैं। इनका कहना है कि मुसलमान अपने घरों से बाहर निकले और साथ ही गिरफ्तारी दे, सड़कों पर आए, एकजुटता दिखाएं, अपनी आवाज उठाएं। मुसलमान भाइयों से ये अपील करते हुए मौलाना तौकीर रजा नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे ही बयान ये देते रहे हैं जहां इन पर आरोप लगे हैं कि एक तरह से मुसलमान कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश है, अराजकता फैलाने की ये कोशिश है। अगर सभी मुसलमान या फिर लोग अगर सड़कों पर आ जाते हैं, इसी तरह प्रदर्शन करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, तो इससे क्या स्थिति बनेगी? क्या कानून व्यवस्था को इससे कोई खतरा नहीं होगा? सवाल ये उठते हैं ऐसे भड़काऊ बयानों के बाद, जहां बता दें कि मुसलमानों का लगातार ये कहना है कि यहां पार्टी विशेष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उन्हें दबाने की, उन पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है मुसलमानों का। जहां बेगुनाहों को जेल में डाला जा रहा है, उन्हें फर्जी कार्रवाइयों में फंसाया जा रहा है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में सभी मुसलमानों को एकजुट होने की जरूरत है, सड़कों पर उतरने की जरूरत है, अपनी गिरफ्तारियां देने की जरूरत है। और इसी तरह के भड़काऊ बयानों से जो इस समय संवेदनशील स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी है, जुम्मे की नमाज के दौरान हमने देखा पिछली बार की जगह जगह पत्थरबाजी हुई। ऐसे में इन बयानों की एक बड़ी भूमिका देखी जाती है। खबर गोंडा से, जहां जिला प्रशासन आगामी 17 जून को होने वाली जुमे की नमाज सकुशल निपटाने के लिए कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार हर थाने में मुस्लिम धर्मगुरु पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर लोगों से अपील कर रहे हैं और अपील के साथ ही ये भी बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी जातिगत या भड़काऊ बयानबाजी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि पुलिस पहले लोगों से अपील करेगी, अगर अपील को नहीं माना गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
जनपद गोंडा के जितने धर्मगुरु हैं, पीस कमेटी के मेंबर हैं, सबने आश्वासन दिया है कि 17 तारीख को होने वाले जुमे की नमाज 10 तारीख के ही भांति सकुशल ढंग से संपन्न कराया जाएगा। पुलिस फोर्स ने भी पूरी तैनाती कर रखी है और प्रशासन और पुलिस ने मिलकर पूरा खाका तैयार कर रखा है। पहली तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोग सकुशल ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करें। इसके बिना हमारी बाकी तैयारियां भी है। कोई अगर उपद्रव करने का या बदमाशी करने का प्रयास करता है तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके मुकदमा लिख के पहले ही जेल भेज दिया जाएगा। हम लोगों ने लोगों से अपील की है, हमारे और कप्तान साहब के द्वारा लगभग 3-4 थानों का भी 1-2 दिन में भ्रमण किया गया है। और लखनऊ एयरपोर्ट लिए चलते हैं। आदित्य ठाकरे इस वक्त पहुंच चुके हैं अयोध्या। आज दर्शन करने के लिए आदित्य ठाकरे आए हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है आदित्य ठाकरे। और देखिए ये सीधी तस्वीरें जहां लखनऊ पहुंच चुके हैं आदित्य ठाकरे। आज रामलला के दर्शन भी करेंगे। लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ के बाद अयोध्या का उनका दौरा है और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आदित्य ठाकरे यहां करेंगे। उसके बाद दर्शन किए जाएंगे मंदिर में। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आदित्य ठाकरे पहुंच चुके हैं इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट और यहां उनका स्वागत भी किया जा रहा है। आप सुन सकते हैं पीछे ढोल नगाड़ों की आवाज भी है। उनके स्वागत के लिए उनके समर्थक यहां पहुंचे हुए हैं। मीडिया से भी वे मुखातिब हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट से अयोध्या। इसके बाद निकलेंगे रामलला के दर्शन और पूजन करने का कार्यक्रम आज आदित्य ठाकरे का है। ये 1 दिवसीय दौरा की है। आज ही वे वापस महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। इससे पहले जहां राज ठाकरे भी अयोध्या आने वाले थे, उनके इस दौरे को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। भाजपा के सांसद की तरफ से, बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से उस पर आपत्ति दर्ज की गई थी कि उन्होंने पहले जो बयान दिए थे उसके चलते उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद ही अयोध्या में उनका प्रवेश होगा। हालांकि राज ठाकरे का उसके बाद दौरा रद्द हो गया था उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से। लेकिन अब आप देखिए आदित्य ठाकरे इस वक्त पहुंचे हुए हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। सरयू आरती में भी आज वे शामिल होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आदित्य ठाकरे यहां करेंगे। इससे पहले असली और नकली राम भक्त की लड़ाई भी चलती रही है, जहां उद्धव ठाकरे की तरफ से भी पोस्टर लगाए गए हैं। हा विषय आमच्या स्वतःच्या आस्थेचा आहे। इथे रामललाचं दर्शन घ्यायला आलेलो आहोत। मला वाटतं कधी देवळात गेल्यानंतर मागण्यापेक्षा मी नेहमी आशीर्वाद घेत असतो, देवाकडे ऋण व्यक्त करत असतो की जे काही आत्तापर्यंत दिलेलं आहे, सेवा करण्याची संधी दिलेली आहे, त्याच्यासाठी आम्ही धन्यवाद बोलत असतो। आणि हेच महत्त्वाचं आहे की पुढे जे काही आमच्याकडून कार्य घडायचं आहे, देशासाठी असेल, समाजासाठी असेल, आपल्या राज्यासाठी असेल, लोकांसाठी असेल, जे काही कार्य असेल ते लोकांसाठी चांगलं होऊ द्या हातून, तेवढंच आम्ही मागत असतो। मुझे कि अयोध्या ऐसी जगह है कि भारत की आस्था से जुड़ी हुई है और यही आस्था हमारे में दिल में है। हम आप तो देख रहे हैं कि हम गए कई साल आते रहे हैं, 2018 हो 19 हो। 2018 में जब पहली बार आए थे तभी यही कहा था, पहले मंदिर फिर सरकार। फिर कोर्ट के जो ऑर्डर है उससे बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। हम सिर्फ यहाँ प्रार्थना करने आए, आशीर्वाद लेने आए हैं। मुझे लगता है मैं किसी आरोप प्रत्यारोप में जाऊंगा नहीं। ये भूमि राजनीतिक नहीं, ये राम राज्य की भूमि अयोध्या है। यहाँ से सिर्फ जैसे मैंने कहा कि भारत की आस्था से जुड़ी हुई है, हमारी भी आस्था यहीं पे है और यहाँ हम दर्शन लेने आए हैं। कोई मुझे लगता है कि हमारा जो चुनाव की रणनीति होती है या जो भी राजनीति होती है वो दिखावे के लिए नहीं होती है, वो समाज सेवा की होती है। यहाँ हम सिर्फ दर्शन लेने आते हैं और हमारे हाथ से अच्छे कार्य घड़े, ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। आदित्य ठाकरे को आपने सुना, लखनऊ एयरपोर्ट पर वे पहुंच चुके हैं। यहां से अयोध्या निकलेंगे और उन्होंने इस सवाल का साफ जवाब दे दिया है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, राम सभी के हैं और वे भी राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। रामलला के दर्शन भी करेंगे और आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। लखनऊ पहुंचे हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। लखनऊ से अयोध्या के लिए वे रवाना होंगे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर वे रामलला के दर्शन करेंगे, सरयू आरती का भी हिस्सा बनेंगे और आज ही उनकी वापसी रवानगी महाराष्ट्र की हो जाएगी। 1 दिवसीय ये दौरा है आदित्य ठाकरे का, जहां बता दें कि हनुमानगढ़ी के महंत की तरफ से कहा गया था कि ये राजनीति से
राजनीति ऐसे मामलों में नहीं करनी चाहिए, आस्था का ये विषय है। और इस पर अब आप देखिए आदित्य ठाकरे ने साफ कर दिया है कि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि इससे ना जोड़ी जाए। वे सिर्फ दर्शन करने के लिए आए हैं और वे किसी भी आरोप प्रत्यारोप में नहीं फंसने वाले हैं। और आज लखनऊ इस वक्त पहुंच चुके हैं आदित्य ठाकरे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामलला के दर्शन और पूजन भी करेंगे। शाम के समय सरयू आरती का भी हिस्सा बनेंगे और उसके बाद आज ही उनकी महाराष्ट्र वापसी भी हो जाएगी। जहां एक लंबा विवाद चला है, इससे पहले जहां राज ठाकरे भी अयोध्या के दौरे पर आने वाले थे, उनके आने से पहले विरोध भी उनका हुआ था। भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उनके विरोध में कई पोस्टर लगाए थे। उस समय उद्धव ठाकरे की तरफ से भी, शिवसेना की तरफ से भी पोस्टर लगे थे। असली और नकली राम भक्त का जिक्र हुआ था और इसमें साफ तौर पर ये दिखाने का प्रयास पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से हो रहा था कि कौन बड़ा राम भक्त है। और अब जब ऐसे सवाल आदित्य ठाकरे से पूछे गए तो उन्होंने कहा कि इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर भदोही से, जहां एक हेड कांस्टेबल की फरियाद ही अनसुनी कर दी गई। आरोप है कि हेड कांस्टेबल की पत्नी के साथ कुछ लोगों ने छेड़खानी और मारपीट की, लेकिन थाने में शिकायत करने पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये पूरा मामला भदोही जनपद के गोपीगंज थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव का है, जहां के रहने वाले जयप्रकाश सरोज यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, जो लखनऊ के बंथरा थाने में PRB 112 में तैनात है। इनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और अपनी आपबीती सुनाई। तो अब सवालों के घेरे में यूपी पुलिस है, जहां हेड कांस्टेबल ने एक वीडियो बनाकर ये कहा है कि उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी हो रही है, बदसलूकी हो रही है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं हेड कांस्टेबल जयप्रकाश, लखनऊ यूपी 112 बंथरा में तैनात हूँ। आज हमारे घर पे 5-6 लोग जाके हमारी बीवी के साथ मारपीट किए, हाथापाई किए, छेड़छाड़ किए, बदतमीजी किए। गोपीगंज थाने में जाके तहरीर दिया, FIR नहीं लिखी गई। मेरी बीवी ग्राम जगन्नाथपुर, पोस्ट गोपीगंज, थाना गोपीगंज, जिला भदोही में अकेले रहती है। मैं लखनऊ यूपी 112 बंथरा में ड्यूटी कर रहा हूं, जो कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। गोपीगंज पुलिस FIR नहीं लिख रही है, इसलिए मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। जो हेड कांस्टेबल जयप्रकाश सरोज है, उसका भाई उमा शंकर सरोज, जो कि कांस्टेबल है, वो भी यूपी पुलिस में ही तैनात हैं। इन दोनों भाई यूपी पुलिस में तैनात हैं और इन दोनों भाइयों का आपस में ज़मीन और कुएं को लेकर, बंटवारे को लेकर विवाद है। इस संबंध में पुलिस इनके घटनास्थल पर जाके जांच कर रही है और साथ ही इनकी जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी को सुनेंगे सीधा। बजट पर इस समय भी कुछ कह रहे हैं। 5,615 करोड़ प्राप्त होता था, वहीं 2017 से लेकर 2022 के डबल इंजन के युग में औसत वार्षिक अनुदान राशि बढ़कर 11,168 करोड़ हो गई, जो कि डबल इंजन के दौर में डबल राशि है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना में 25 करोड़ तथा सीमांत विकास कार्यक्रम और ग्रामीण कौशल योजना के तहत कुल 195 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड व सुशासन के लिए इसको स्थापित करने के लिए पुलिस एवं राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है तथा कुल मिलाकर 35 करोड़ के बजट का प्रावधान इस मद में किया गया है। गौवंश संरक्षण हमारी प्राथमिकताओं में रहा है और पहले के बजट प्रावधानों में 6 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ की व्यवस्था गौवंश संरक्षण के लिए की गई है। हमारे संकल्प मुक्त गैस के सिलेंडर देने के लिए पूरे वर्ष भर में 45 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार के आते ही हम गरीब परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 3 सिलेंडर उनको मुफ्त में भर कर देने की व्यवस्था करेंगे। और इसी प्रकार से कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष से मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी तक यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्राप्त हो रही थी, अब सभी को सुविधा प्राप्त होगी। बजट पूर्व संवाद में एक समस्या पर भी चर्चा के क्रम में बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें पार्किंग और ट्रैफिक जाम से मुक्ति का है। कूड़ा प्रबंधन हिमालयी राज्य होने के नाते हम पर्यावरण सुरक्षा के प्रति
अति संवेदनशील हैं और इस क्रम में कूड़ा प्रबंधन और निस्तारण हेतु हमने उचित बजटीय प्रावधान किया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों के लिए भी की लगातार ये भारी मांग रही है। इसको देखते हुए मुक्त विश्वविद्यालय में इस विषय हेतु 5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। रोपवे दुर्गम हिमालयी राज्य होने के नाते रोपवे परियोजनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी 7 रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त 35 नई परियोजनाओं को हम पर्वतमाला परियोजना में लेकर आ रहे हैं। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार एक नई योजना शुरू करेगी। नर्सरी उत्पादन हेतु सहायता प्राप्त करने तथा उपज को मंडी तक पहुंचाने हेतु हमारी सरकार एक समग्र कृषि विकास योजना पर कार्य कर रही है और इस योजना हेतु 160 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। औद्योगिक नीति एमएसएमई को सहायता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गति शक्ति कार्यक्रम तथा ग्रोथ सेंटर। तो कल ही उत्तराखंड का बजट पेश हुआ है और इसी में किस क्षेत्र के लिए और किस वर्ग के लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं उसकी जानकारी देते हुए सीएम धामी को आपने सुना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।